हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टीच वे। आज है 1 अक्टूबर। आज हम 1 अक्टूबर के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी न्यू नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर है वो है कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 17वां संस्करण। जो हमारा नेहरू ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? आपका बोट रेस से। और जो ये नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है वो कहाँ पे होती है? यह होती है आपके केरल राज्य में, क्योंकि यह केरल राज्य का एक खेल है। इसमें आपको दो क्वेश्चन बनते हैं कि जो नेहरू ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? वो है आपका बोट रेस से। और 2024 में कौन सा संस्करण इसका समाप्त हुआ? वो आपका 17वां संस्करण। 17वां संस्करण। अगर इसके बारे में आपको और पढ़ना है तो इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया। हाल ही में बीसीसीआई ने कहाँ पे? बेंगलोर में राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया, जिसे क्या कहते हैं? बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहा जाता है। और बीसीसीआई कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिनी। इसमें आपको कितने क्वेश्चन बनते हैं? एक तो बनता है आपका कि बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। और बीसीसीआई ने अपना राष्ट्रीय एकेडमी का उद्घाटन कहाँ पे किया है? वो है आपका बेंगलोर में। ठीक है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिनी। ठीक है। अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो है कि गुलवीर सिंह ने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में स्वर्ण पदक जीता है। यह कॉन्टिनेंटल टूर कहाँ पे हो रहा था? यह हो रहा था आपका जापान में, जिसमें कि कई देशों ने भाग लिया था, जिसमें कि उन्होंने अपना प्रथम स्थान हासिल किया है। यह स्थान उन्होंने 500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें कि उन्होंने अपना ही पहले वाला जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ा, जो कि अब है 13 मिनट 11.82 सेकंड का नया रिकॉर्ड भी बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने पहले कैलिफोर्निया में भी एक 10,000 मीटर की दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ा था। ठीक है। इसमें आपके एक दो क्वेश्चन बनते हैं कि जो विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर 2024 है वह कहाँ पे आयोजित हुआ था? वो था आपका जापान में। और गुलवीर सिंह किस खेल से संबंधित है? वो आपका एथलेटिक्स में। ठीक है। जो मैं आपको करंट अफेयर यहाँ करवा रहा हूँ इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने न्यायमूर्ति मनमोहन को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। उन्होंने यह स्थान किसके बदले लिया है? न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा का स्थान लिया है। ठीक है। इससे पहले भी वो वरिष्ठ अधिवक्ता थे। ठीक है। 13 मार्च 2008 को। और इसके अलावा उन्होंने 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया था। और उन्हें 17 दिसंबर 2009 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया था। इसमें आपके एक दो क्वेश्चन बनते हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया है? वो चुना गया है न्यायमूर्ति मनमोहन को। और उन्हें शपथ किसने दिलवाई है? वैसे तो जैसे भी जब भी कोई किसी राज्य में कोई उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो वहाँ का राज्यपाल ही उसे शपथ दिलाता है, परंतु दिल्ली जो हमारा एक यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ पे क्या होता है? गवर्नर नहीं, यानी कि राज्यपाल नहीं, उपराज्यपाल होता है। तो वहाँ के उपराज्यपाल द्वारा ही उन्हें शपथ दिलाई गई है। वहाँ दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम क्या है? विनय कुमार सक्सेना। और न्यायमूर्ति मनमोहन ने किसका स्थान लिया है? न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा का स्थान लिया है। इसमें आपके एक से दो क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। स्पेसएक्स ने फंसे हुए नासा अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए मिशन शुरू किया है। ठीक है। 28 सितंबर 2024 को स्पेसपैक फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया, जो नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव का आईएसएस पर ले जाया गया। मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्री बुच ब्लूमोर और सुनीता विलियम्स को वापस लाना था, जो बोइंग के स्टारलाइन अंतरिक्ष यान में समस्याओं के कारण फंस गए थे। क्रू 9 आईएसएस पर अपने 5 महीने के प्रवास के दौरान 200 वैज्ञानिक प्रयोग भी करेगा। ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया था? वो है स्पेसएक्स। ठीक है।
अगला जो है वो है भारतीय वायुयान की 92वीं वर्षगांठ मनाने के लिए वायुवीर विजेता कार रैली का आयोजन किया जाएगा। यह कार रैली कितने 7,000 किलोमीटर लंबी कार रैली वायुवीर विजेता लद्दाख के थोई से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक जाएगी। ठीक है, यह कब से शुरू होगी आपकी 8 अक्टूबर को थोई से रैली को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसमें पूर्व वायुसेना प्रमुख सहित 52 वायु योद्धा भाग लेंगे तथा छात्रों के साथ बातचीत के लिए भी 16 स्थानों पर रुकेंगे। इसमें आपके एक दो क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय वायुसेना की कौन सी वर्षगांठ 2024 में मनाएगी, वो है आपकी 92 यानी कि 92वीं। और यह कितने किलोमीटर लंबी कार रैली का आयोजन किया जाएगा, 7,000 किलोमीटर लंबी कार रैली का आयोजन किया जाएगा, जो कहाँ से शुरू होगी आपकी लद्दाख के थोई से लेकर अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक। ठीक है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है हर वर्ष 8 अक्टूबर से। और पहली बार यह कब मनाया गया था, यह मनाया गया था 1971 में। ठीक है, 1971 में यह पहली बार बनाया गया था। नेक्स्ट जो है वो है तेलंगाना ने शैक्षिक छात्र पर्यटन के लिए दर्शनी योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है छात्रों को तेलंगाना की संस्कृति, विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और वैज्ञानिक स्थानों से परिचित कराना। दर्शनी योजना से आप समझ सकते हैं कि इसमें बच्चों को क्या है, अपने आसपास के क्षेत्र में क्या है, भ्रमण करवाने के लिए ले जाया जाएगा, जिसमें कि आपकी कक्षा 2 से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के छात्रों को लक्षित किया गया है। सरकार ने इसके लिए 12.10 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। इसमें आपके एक दो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि दर्शनी योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई है, वो की है तेलंगाना सरकार ने। और यह किस विभाग के नेतृत्व में है, यह है आपका पर्यटन एवं संस्कृति विभाग में। ठीक है, तो अगला जो हमारा करंट नेक्स्ट जो है वो है नागालैंड में नई कैटफिश प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनिया की खोज की। यह खोज नागालैंड के चुलेक नदी में की गई है। इस खोज को वुंगडन शगीगम भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण और कोहिमा विज्ञान महाविद्यालय द्वारा जूटॉक्सा में प्रकाशित किया गया था। इसमें आपका एक क्वेश्चन ही बनता है कि नागालैंड में जो नई प्रजाति की फिश है, उस प्रजाति का क्या नाम है, वो है एक्सोस्टोमा सेंटियोना। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि एक्सोस्टोमा सेंटियोना जो कैटफिश प्रजाति है वो कहाँ पाएगी, वो आपकी नागालैंड में पाई गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, जिससे न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 67 हो गई है। ठीक है, न्यायमूर्ति अहमद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया था। और इसमें आपको यह भी पता होना चाहिए कि मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1862 ईस्वी में। और मद्रास जो उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कहाँ पे है, तमिलनाडु के और पुदुचेरी में। इसमें आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली, वो है न्यायमूर्ति शमीम अहमद के द्वारा। और इसके साथ ही यह भी पूछा जा सकता है कि मद्रास उच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, वो है 67। और आपको क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 1862 ईस्वी में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रेलवे ने आईओसी के खिलाफ एमसीसी मुर्गप्पा गोल्ड कप हॉकी खिताब जीता। भारतीय रेलवे ने 95वें एमसीसी मुर्गप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को 5-3 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। इसमें आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि रेलवे ने किसके खिलाफ एमसीसी मुर्गप्पा गोल्ड कप हॉकी खिताब जीता, और इसमें यह भी बन सकता है कि एमसीसी मुर्गप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, वो आपका हॉकी। ठीक है, तो अगली न्यूज पे चलते हैं। एसआईए सेंटर कारगिल यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर कारगिल ने प्रथम लद्दाख पुलिस ताइक्वांडो टूर्नामेंट जीता। कारगिल में आयोजित प्रथम लद्दाख पुलिस ताइक्वांडो टूर्नामेंट में एसआईए सेंटर कारगिल ने ओवरऑल विजेता ट्रॉफी हासिल की। और इसमें जो है 13 क्लबों और स्कूलों के 163 से अधिक एथलीटों ने विभिन्न आयु समूह में प्रतिस्पर्धा की थी। इसमें यह क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रथम लद्दाख पुलिस ताइक्वांडो टूर्नामेंट है वो कहाँ आयोजित किया गया था, कारगिल में। ठीक है, अगले जो हमारी न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एनआरआई कोटा विस्तार को धोखाधड़ी बताया है। क्योंकि पंजाब में जो है मेडिकल कॉलेज में जो है एनआरआई कोटे को रद्द करने वाले उस न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। क्योंकि वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज में जो एनआरआई कोटे के तहत जो एडमिशनें ली जाती थी, उसमें क्या हो रहा था,
धोखाधड़ी होती जा रही थी। वे दूर-दराज के एनआरआई कोटे के आधार पर वहाँ पे प्रवेश ले रहे थे, जो कि योग्यता आधारित प्रवेश को कमजोर करता है। इसने शिक्षा प्रणाली में एनआरआई कोटे के दुरुपयोग को समाप्त करने पर जोर दिया है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस स्टेट के एनआरआई कोटे पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है? वो है पंजाब के एनआरआई कोटे पर। ठीक है, अगला जो हमारा करंट अफेयर है वह है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आईडीएफसी लिमिटेड के साथ विलय पूरा कर लिया है। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी आईडीएफसी लिमिटेड के साथ सफल विलय की घोषणा कर दी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फाइनेंस कंपनी की बैंकिंग शाखा और कैपिटल फर्स्ट एक भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के विलय से बना है। जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो सीईओ है वो है वैद्यनाथ और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आईडीएफसी बैंक ने किसके साथ विलय किया है? वो है आपका आईडीएफसी लिमिटेड के साथ, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से क्या है? प्रभावी होने वाला है। भारत ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक जीते। आईएसएसएफ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, भारतीय जोड़ी गौतमी भनोट और अजय मलिक ने लीमा पेरू में आईएसएस जूनियर विश्व चैंपियनशिप में क्रोएशिया को 17-9 से हराकर एयर राइफल मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत 5 पदक के साथ तालिका में सबसे आगे है, जिसमें कि 2 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक शामिल है, जो कि 30 सितंबर तक की जो न्यूज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है उदयनिधि स्टॉलिन ने तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठीक है, राज्यपाल एन.आर. रवि ने इसे मंजूरी दी। किसकी सिफारिश थी इसमें? मुख्यमंत्री एम.के. स्टॉलिन ने। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि तमिलनाडु के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? वो है उदयनिधि स्टॉलिन। और इसे साथ साथ यह भी पता होना चाहिए कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? वो है एम.के. स्टॉलिन और वहाँ के राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। एचडीएफसी लाइफ ने विश्व हृदय दिवस पर द मिसिंग बीट पहल की शुरू की। इसमें जो है एचडीएफसी लाइफ ने विश्व हृदय दिवस पर सीपीआर जागरूकता अभियान द मिसिंग बीट अभियान शुरू की। यह पहल भारत में सीपीआर ज्ञान की कमी को संबोधित करती है, जहां हृदय गति रुकना मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। तो एचडीएफसी लाइफ ने विश्व हृदय दिवस पर कौन सी पहल शुरू करी? द मिसिंग बीट। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 29 सितंबर को। ठीक है, और इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी यूज हार्ट फॉर एक्शन। ठीक है, तो इसमें एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें कि आपका पहला है एचडीएफसी लाइफ ने विश्व हृदय दिवस पर कौन सी पहल की शुरुआत की? जो है द मिसिंग बीट। और विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? वो आपका 29 सितंबर। और 2024 की इसकी थीम कौन सी है? यूज हार्ट फॉर एक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है नाटो पूर्वी फिनलैंड में उत्तरी भूमि कमान स्थापित करेगा। नाटो 2025 में पूर्वी फिनलैंड में एक नई भूमि कमान स्थापित करेगा, जिसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? रूसी सीमा के पास मैकिली में होगा। ठीक है, मल्टी कॉप्स लैंड कंपोनेंट कमांड नामक यह कमान सैन्य संघर्ष की स्थिति में उत्तरी यूरोप में नाटो की भूमि बल संचालित की देखरेख करेगा। इसमें आपको यह क्वेश्चन बन सकता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी फिनलैंड में उत्तरी भूमि कमान स्थापित की? जिसका आंसर होगा नाटो। इसके साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि आपके उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, जो कि आपका यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। नाटो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1949 में स्थापना हुई थी। ठीक है, तो अगला देखते हैं। ये जो हमारी न्यूज़ है वो है भारत ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में 7 पदक हासिल किए हैं, जिसमें कि 2 स्वर्ण और 1 रजत और 4 कांस्य शामिल है। ठीक है, इसमें आपको यह क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक हासिल किया है? वो है 7। और आपको यह भी बताना चाहिए कि जो जूनियर विश्व चैंपियनशिप है वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होती है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है मिथुन चक्रवर्ती को भारत सरकार से दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलेगा। यह जो पुरस्कार है भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार शामिल है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत का सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, यह फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और जो इसकी स्थापना किसकी?
जो इस पुरस्कार की स्थापना है वो कब की थी? 1969 में। और जो इसकी प्रथम विजेता रही है वो कौन थी? देविका रानी। इसमें आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो होता है उसमें आपको क्या-क्या प्रदान किया जाता है, जिसमें कि आपका एक स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या होता है? यह आपका भारत सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, जो कि प्रतिवर्ष आपको प्रदान किया जाता है। क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी लेवल तक भी पूछा जाता है कि जो आपका पुरस्कार होता है उसमें आपको क्या-क्या प्रदान किया जाता है, जिसमें कि आपके ऑप्शन होते हैं कि सम्मान निधि दी जाती है, नगद राशि दी जाती है या फिर आपको कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको इस दादा साहब फाल्के पुरस्कार में आपको क्या-क्या दिया जाता है? स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार राशि। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा वो है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने बीआरएपी 2024 का अनावरण किया। बीआरएपी यानी कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के अंतर्गत व्यापार विनियमन ढांचा स्थापित करके मेक इन इंडिया पहल को सुदृढ़ करेगा। बीआरएपी जिसे पहली बार 2014-15 में लॉन्च किया गया था, भारत के व्यापार परिदृश्य में परिवर्तनकारी बदलावों को आगे बढ़ा रहा है। इसमें वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीआरएपी 2024 का अनावरण किसने किया हुआ है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में। इसी के साथ जो हमारा आज का करंट अफेयर सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। आज का करंट अफेयर सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। मुझे आपके विचार सुनने में खुशी होगी तो नीचे कमेंट करें। तब तक के और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।